अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपसे कहा था कि भाई जो भी हमारे पास में हाफ लाइफ टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n-1। यही तो लिखा था मैंने। या मैंने आपसे कहा था कि भाई ठीक है, मान लो आपका बहुत मन करता है तो आप कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओगे तो कंसंट्रेशन की पावर 1-n लिख दोगे। या मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई मान लो मैंने अगर कंसंट्रेशन को a ले लिया होता तो सिंपल ये मुझे लिखने को मिलता a की पावर n-1। मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई मैं अगर चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था कि टी हाफ इंटू ए की पावर n-1 इज कॉस्ट है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे वैलिडिटी शो करती हैं। किसी बात की वैलिडिटी में कोई आप कह सकते हैं समस्या वाली बात नहीं आती है। अब जैसे मैं अगर डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए काम करने की कोशिश करूं तो मैं कर सकता हूं। जैसे मान लो मैं किसी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करने की कोशिश करूं तो मुझे मालूम है भाई किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे n की वैल्यू जीरो रखनी होगी। अगर मैंने n की वैल्यू जीरो रखी तो साफ दिखता है कि भाई जो भी हमारे पास में हाफ लाइफ होगा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने कहा अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं आपसे अगर कहता है कि भाई मुझे हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है तो मैंने कह दिया भाई हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ ही आएगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई एतराज भी होगा इस बात से। ऐसे ही मेरा आपसे कहना था कि भाई अगर मान लो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की होती, मैंने कहा अगर हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते तो उस केस में मैं n की वैल्यू 1 रखता। आप जैसे ही n की वैल्यू 1 रखते देखो हमारे पास में क्या आ जाता, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1-n। तो 1-1 होता, मतलब हम यहाँ से बिल्कुल कह पाते कि भाई टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0। मतलब हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। ये कंडीशन तो आती। और मैंने कहा अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि भाई जो भी हाफ लाइफ है और कंसंट्रेशन है, मैंने कहा अगर हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते तो नो डाउट हमें सिंपल एक स्ट्रेट लाइन मिलती। यही होता। प्लस मैंने कहा ये पॉइंट मैं अलग से नोट भी कर देता हूँ कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने कहा ये बात नो डाउट बढ़िया बात है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको याद ही नहीं होगी, आज से पहले कई बार आपने याद की होगी, बढ़िया तरीके से आपको याद भी होगी, मैं पूरा भरोसा है मुझे आप पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ भाई हाफ लाइफ किसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है वो, मैंने कहा कि भाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरा आपसे कहना था कि अगर मान लो हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए चेक करते तो ठीक है, मैं n इज इक्वल टू 2 रख देता। तो मैं आपसे कह सकता था भाई टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1-n। तो मैं आपसे कह देता कि भाई जो भी हाफ लाइफ टाइम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर -1। ऐसा लिख सकता था मैं। या मान लो वो मेरा मन था कि मैंने कहा मैं उसे 1 कंसंट्रेशन लिख देता। या मान लो मैं अगर चाहता तो कंसंट्रेशन को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेता तो मैं कह देता भाई टी हाफ इंटू कंसंट्रेशन कांस्टेंट लिख देता। मतलब मैं ये कह पाता कि भाई जो भी टी हाफ इंटू कंसंट्रेशन ए है उसे मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो ये सारी चीजें हम जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख सकते थे। मुझे तो बस इतना बताया जाए कि अगर ये सारी बातें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए थी और मैं किसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम और ठीक है कंसंट्रेशन 1/कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा। और मैंने कहा अगर मैं हाफ लाइफ टाइम और सिंपल कंसंट्रेशन को लेके ग्राफ ड्रॉ करूं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तो मुझे ग्राफ कैसा दिखे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो हम बता देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपकी जिंदगी में आनी चाहिए, बिल्कुल भी समस्या आपकी जिंदगी में नहीं आएगी भाई। ठीक है, मैंने कहा टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/कंसंट्रेशन के, इसलिए हाफ लाइफ मतलब ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मिलेगा। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिल्कुल सही बात बताई आपने जो बताई। मैंने कहा मैं अगर किसी मान लो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स पे पहुंच जाता, मैं अगर किसी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात डिफाइन करता, तो मैं जानता हूँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब n=3 रख दूंगा। तो मैंने कहा कि जो भी हाफ लाइफ होगा दैट इज कंसंट्रेशन की पावर 1-3। तो मैंने कह दिया भाई हमारे लिए क्या आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन की पावर -2 आ जाएगा। या वो हमारे अलग अलग तरीके हैं कि हम उसको ऐसे लिख लेंगे। तो मैंने कहा या मैं ऐसे कर दूंगा कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, या फिर मैंने कहा कि भाई मैं लिख सकता था टी हाफ इंटू कंसंट्रेशन स्क्वायर जो होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। और मैंने कहा कि अगर मैंने मान लो कंसंट्रेशन को ए कह दिया तो मैं ये कह दूंगा कि टी हाफ इंटू ए स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो वो तो अलग अलग तरीके हैं जिससे मैंने कहा हम ये कहानी नोट कर सकते हैं, बट कहानी हम जरूर नोट कर सकते हैं। मैंने किसी भी ऑर्डर के लिए मैंने कहा ये कहानी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन याद कर लेंगे और मैंने कहा जब भी जरूरत पड़ेगी हम इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन बताते रहा करेंगे। चलो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताया जाए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको कुछ रिलेशन लिख के देता हूं। मेरा आपसे कह रहा था टी हाफ इंटू ए इज कांस्टेंट, तो उस केस में रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। हाँ लो लिख लो बेटा, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे अगर मान लो किसी भी रिएक्शन के लिए मेरा आपसे कहना था कि भाई टी हाफ इंटू ए जो है वो कांस्टेंट है, तो मुझे जानना था कि भाई हमारे लिए ऑर्डर क्या होगा। आप बता रहे हैं कि ऑर्डर 2 होगा। क्या सभी लोग सहमत हैं? तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई टी हाफ इंटू ए की पावर n-1 कांस्टेंट होता है, ये तो हम पढ़े हैं। तो हमारे हिसाब से जो भी ए की पावर है वो n-1 होनी चाहिए, और उसने देख रखा है कि भाई ए की पावर 1 दी है। तो मैंने कहा n-1 अगर 1 दे रखा है तो मैं कह दूंगा भाई वहां से n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आंसर नोट कर देंगे। ऐसे ही मेरा आपसे कहना था कि भाई किसी भी रिएक्शन के लिए टी हाफ इंटू ए की पावर -1 कांस्टेंट है। तो मुझे बताया जाए भाई, मुझे बताया जाए कि इस कंडीशन में रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई इस एक्सप्रेशन में जो भी ए की पावर है वो n-1 होगी, और मैंने कहा ये मुझे -1 दे रखी है। तो मैंने कह दिया भाई n=0, मतलब ये एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही मैंने कहा भाई टी हाफ इंटू ए की पावर 3 इज कांस्टेंट, तो मुझे जानना भी इस केस में क्या होगा। तो मैं अब तो बहुत आसान हो गया भाई, मैं जानता हूँ भाई जो भी ए की पावर है वो n-1 होती है, और मैंने कहा वो 3 दे रखी है। तो मैंने कह दिया भाई ये मेरे लिए क्या होगा, एक फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल होगा। ऐसे ही मैं आपसे कहता भाई टी हाफ इंटू ए की पावर 1/2 इज कांस्टेंट, तो मुझे बताया जाए। तो मैं बता दूंगा भाई मुझे मालूम है भाई n की पावर -1 n-1 होगा। तो मैंने कहा अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल गया भाई वो हमारे लिए कितना है, 3/2 आ जाएगा। तो मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ इस बात के लिए कि आप ये काम कर लोगे। जैसे मैं आपसे कहता कि टी हाफ रूट की फॉर्म में इंटू ए, ये कांस्टेंट है, तो मुझे जानना है कि भाई रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। 3 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, जैसा आप कहोगे। देखो मैंने कहा मुझे तो जो रिलेशन मालूम है रूट टी हाफ में तो नहीं मालूम है, मुझे तो मैंने कहा रिलेशन जो मालूम है वो मैंने कहा टी हाफ के टर्म्स में मालूम है। तो क्यों ना सबसे पहले इसको टी हाफ बनाया जाए। टी हाफ कैसे बनेगा, ये स्क्वायर करके बन जाएगा। रूट टी हाफ है, मैं स्क्वायर कर दूं। तो मैंने कहा अगर मैंने स्क्वायर कर दिया होता तो ये टी हाफ इंटू ए स्क्वायर हो जाता। अब मैंने कहा कांस्टेंट हो जाता। अब मैं जानता हूँ मेरे इस रिलेशन में जो भी ए की पावर आती है वो n-1 होती है, जो कि मुझे 2 दे रखी है। तो मैंने कहा भाई मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसा केस हम डील कर लेंगे।
जैसे मैंने क्यूब रूट ऑफ टी हाफ दे रखा है इनटू ए की पावर 2/3 इज कांस्टेंट। तो मुझे जानना है कि भाई हमारे पास में जो भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, आप मेरे हिसाब से आराम से बता दोगे, मुझे नहीं लगता ये कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा पहले हमें ऐसे क्या क्यूब करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारी मजबूरी है। मैंने कहा अगर हमने क्यूब किया तो ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, ये ए स्क्वायर रह जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब मैंने कहा हम सभी जानते हैं भाई हमारे पास में जो भी ए की पावर n-1 और यहाँ 2 दे रखी है, तो मैंने कह दिया भाई हमारे लिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, ठीक है, चल जाएगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कहा जब भी मिलेंगे तो हम कह सकते हैं भाई हमारे लिए हमें आंसर बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने कोई भी एक रिएक्शन में ए से बी कंसिडर कर लेता हूँ। मेरा आपसे कहना यह है कि ऑन changing the concentration of reactant half-life time becomes then find order of reaction। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ये होंगे मेरे, मैंने कहा हमने जो वो एक तरफ तो रिएक्ट कंसंट्रेशन लिया होगा और मैंने कहा उसके करस्पॉन्डिंग हमने हाफ लाइफ ले रखा होगा। मैंने कहा हमने कंसंट्रेशन को डबल किया और मेरा आपसे कहना था कि भाई हाफ लाइफ भी डबल हो गया, तो मुझे बताना है कि भाई उस केस में ऑर्डर क्या होगा। ऐसी बातें करनी है हम लोगों को। तो मैंने ठीक है, हम सभी जानते हैं कंसंट्रेशन के डबल करने से ऑर्डर डबल हुआ है, हाफ लाइफ डबल हो गया, मतलब हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसा किस केस में होता है, जीरो ऑर्डर में होता है, तो इसलिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। मैंने कहा कि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन हाफ लाइफ का कोई फर्क नहीं पड़ा, हाफ लाइफ सेम रह गया। तो बताओ मुझे रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की होगी। मैंने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर की, हम सभी ने वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। तीसरी बात थी कि मैंने आपसे कहा कि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया और हाफ लाइफ जो है वो हाफ हो जाती है, तो मुझे जानना है कि भाई ऑर्डर कौन सा होगा। तो आप बता दोगे कि इतना तो आप भी समझते हो कि जो भी टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन की पावर n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैंने कहा अगर ठीक हाफ लाइफ जो है वो हाफ हो गई, मतलब कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n इक्वल टू क्या होगा, ऐसा सेकंड ऑर्डर में आएगा। मैंने हमने कंसंट्रेशन को डबल किया और हाफ लाइफ जो है 1/4 टाइम्स हो जाता है, 1/4 हो गया। तो मुझे बताया जाए भाई उस कंडीशन में हमारे लिए ऑर्डर क्या होगा। थर्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं। मैंने कहा अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो यही तो आएगा भाई, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो मैंने अगर कंसंट्रेशन को डबल किया हो तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मेरा आपसे कहना है कि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया और जो हाफ लाइफ है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो मुझे बताया जाए भाई हाफ लाइफ अगर 4 टाइम्स हो गया तो उस केस में क्या रहेगा। -1, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। तो क्या मतलब ये काम हम कर सकते हैं भी, मान लो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो मैंने कहा पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप ये काम बढ़िया तरीके से कर लोगे, कोई तकलीफ आपको इसमें नहीं होगी। ठीक, चलो मैंने कहा एक क्वेश्चन इस टाइप का हमें देख देगा तो हम बता देंगे। मैंने कहा एक क्वेश्चन मुझे इस टाइप का दिया जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो जैसे मैंने कहा कि भाई ए से बी कोई एक रिएक्शन है, मेरा आपसे कहना ये था कि भाई मान लो ए का कंसंट्रेशन मैंने 10 मोलर ले रखा है, उस टाइम पे जो हाफ लाइफ टाइम है वो सपोज करो 10 मिनट है।
मैंने ए के कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बदल के 20 मोलर कर दिया, तो मैंने कहा जो हाफ लाइफ है हमारे पास में, मैंने कहा वो 20 मिनट हो गया। तो मुझे बताया जाए कि इस कंडीशन में ऑर्डर क्या होगा। मतलब इससे आसान बात है, मैं आपसे मतलब शायद ही कभी पूछ पाऊँ अपनी जिंदगी में। सभी देख रहे हैं भाई, हमने जैसे ही कंसंट्रेशन को डबल किया, हाफ लाइफ डबल हो गई। और मैंने कहा ऐसा जीरो ऑर्डर में ही होता है हमारे लिए। तो हमने कहा रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। मैंने कहा ए का कंसंट्रेशन मेरे पास 10 मोलर था। जब 10 मोलर था ए का कंसंट्रेशन, तब उसका हाफ लाइफ 10 मिनट था। मैंने जैसे ही ए का कंसंट्रेशन जो है 20 मोलर किया, उसका हाफ लाइफ भी 20 मिनट ही रहे। तो मुझे जानना है कि भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। 10 मिनट ही रह गया, तो ठीक है। हम सभी जानते हैं भी कंसंट्रेशन हमने बदला लेकिन हाफ लाइफ नहीं बदला। और ऐसा किसमें होता है, जीरो ऑर्डर में, क्योंकि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहा कि ए का कंसंट्रेशन मान लो मैंने 10 मोलर ले रखा है। ए का कंसंट्रेशन जो है मैंने वो 10 मोलर ले रखा है। तब हाफ लाइफ 10 मिनट मिला मुझे। मैंने बाद में ए के कंसंट्रेशन को बदल के 20 मोलर कर दिया, और मैंने देखा कि हाफ लाइफ जो 30 मिनट हो गया। तो उस केस में मुझे जानना है कि भाई ऑर्डर क्या होगा। इस कंडीशन में मुझे ऑर्डर जानना है भाई कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। अब क्या है ना, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कोई डायरेक्ट रिलेशन सेट नहीं कर पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि डबल किया डबल हो गया, ट्रिपल किया ट्रिपल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, जब डायरेक्ट रिलेशन सेट नहीं हो पा रहा है तो हम कहीं ना कहीं एक बात तो समझ ही रहे हैं भाई। मैंने कहा समझने वाली बात यह है कि हमने ये देखा कि भाई जो भी हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे कह दूंगा कि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, उसे मैं लिख दूंगा भाई कंसंट्रेशन C1 अपॉन C2 की होल पावर 1 - n। मैंने कहा मैं जब भी जरूरत पड़ेगी ये काम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे ऐसा काम करने में। और मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो अब मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए भाई। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मुझे टी हाफ 1 10 मिनट दे रखा है, टी हाफ 2 30 मिनट दे रखा है, एक का कंसंट्रेशन 10 दे रखा है और एक का 20 दे रखा है, तो 1 - n 1.62। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो मैंने कहा ये कैंसिल ही हो जाना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में भाई 1/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 - n। ये लिखूंगा मैं। अगर मैंने कहा ऐसा है तो आप भी जानते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना तो मेरे बस की बात थी नहीं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कर सकता था कि 2 की पावर 1 - n इज इक्वल टू 3, इसमें किसी को एतराज नहीं था। अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो मुझे लॉग ऑपरेट करना ही एक मात्र ऑप्शन बचा है मेरे पास में। तो मैंने कहा ऐसे केस में हम लॉग ऑपरेट कर लेते हैं, लॉग 2 की पावर 1 - n इज इक्वल टू लॉग 3। आप सभी को मालूम है कि भाई ठीक है, 1 - n बाहर आ जाएगा, तो log 2 इज इक्वल टू log 3 आ जाएगा। चलो इसे सॉल्व करना है बस खाली। तो log 2 मैंने कहा जो कि 0.30 के बराबर है, log 3 जो कि मैंने कहा 0.48 के बराबर है। तो 1 - n इज इक्वल टू 0.48 अपॉन 0.30, यही तो लिखा जाएगा भाई। मैं खत्म कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 48/30। या मान लो मेरा और मन है तो मैं उसे सॉल्व कर लूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 48/30। तो हम क्या देंगे भाई, ये आ जाएगा हमारे पास में 30 - 48 डिवाइडेड बाई 30। या मैंने कहा ये कितना आ जाएगा -3 मतलब इससे और सॉल्व कर लूंगा तो मैंने कहा -12/30 आ जाएगा। या मैं कह सकता हूँ मैं अगर 6 से डिवाइड कर दूंगा तो -3/5, या मेरे लिए ऑर्डर कितना आ जाएगा -0.6। ठीक है ना, बिल्कुल -0.6 लिखा जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि भाई ऐसे अगर एग्जांपल आ जाए जिसमें मतलब हम डायरेक्ट रिलेशन सेट ही नहीं करा पाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम वहां पर लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं। हमें आता है कि भाई लॉग लेके सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ए का कंसंट्रेशन जो पहले 1 मोलर था, तो उस कंडीशन में उसका हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट था। मैंने ए के कंसंट्रेशन को 4 मोलर कर दिया
और मैंने जैसे ही ए के कंसंट्रेशन को 4 मोलर किया, उसका हाफ लाइफ 5 मिनट हो गया। तो मुझे जानना है कि भाई हमारे पास में जो भी ऑर्डर है वो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक है, मतलब मैंने उसको -3/5 लिख दिया है, वो बात भी तो गलत है ना। अच्छा मैंने डिवीजन गलत कर दिया, सॉरी, मतलब ये गलत लिख दिया मैंने, -12, इट इज -6, 18/30, 18/30 वो, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो जैसे इसमें भी डायरेक्ट रिलेशन शायद नहीं मिल पा रहा हमें, हमसे कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करने के लिए कहा गया, लेकिन उससे हाफ लाइफ सिर्फ हाफ ही हो पाया। तो मैंने जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है तो मैंने कहा जो जनरल एक्सप्रेशन मैंने अभी यूज किया था लॉग वाला, वो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, तो चलो उसे यूज करेंगे फिर। मैंने कहा उससे अगर हम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में T12 1/T12, दिस इज इक्वल टू C1/C2 की पावर 1 - n। हमने कहा चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 1 - n, यही लिखा जाएगा। मैंने कहा मेरा मान है, मैं कह सकता हूँ भाई 4 की पावर 1 - n इज इक्वल टू 1/2। अब क्यों ना हम बोथ साइड में लॉग ऑपरेट कर दें, तो यह आ जाएगा log ऑफ 4 की पावर 1 - n इज इक्वल टू log ऑफ 1/2। तो मैंने कहा 1 - n को बाहर ले लेता हूँ मैं, इंटू log 4 इज इक्वल टू log 1/2, ये लिखा जाएगा। 3/2 सही है भैया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो मैंने कहा ये आ जाएगा मेरे पास में log 1/n इंटू log 4 जो कि 0.60 के बराबर है, log 1/2 जो कि मैंने कहा 0.30 के बराबर है, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो ये आ गया 2 - 2n इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -2n इज इक्वल टू -3, या मैंने कहा भाई हमारे पास में n इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2 आ गया। ठीक है, तो एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों बातें समझते हैं कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट रिलेशन भी जानते हैं, और मैंने कहा मान लो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम ऐसा मतलब रिलेशन भी जानते हैं कि अगर कभी मान लो लॉग की हमें जरूरत पड़ जाए, लॉग में हमें सॉल्व करना ही पड़े, तो हम सॉल्व कर लेंगे, हमें कहीं ना कहीं इस बात का भी आइडिया होता है। मैं आपको अगली एक और बात बताता हूँ। बात है कि मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पे, यही तो है ना। मैं अगर मान लो कंसंट्रेशन को सिंपल ए कह देता हूँ, ऐसे मेरा मान है ना, मैं कह सकता हूँ, मैंने कंसंट्रेशन को अगर मैंने ए कह दिया तो ए की पावर n - 1 लिख दूंगा, या मान लो मैंने कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लिया अपनी तरफ से k, तो k इंटू ए की पावर n - 1 लिख दूंगा। मैं चाहता हूँ बोथ साइड में लॉग ऑपरेट कर लिया जाए, तो मैंने अगर लॉग ऑपरेट किया तो log T12 इज इक्वल टू यह आ जाएगा log k इंटू ए की पावर 1 - n। तो मैं ये बात जरूर कह पाऊंगा कि भाई अगर a इंटू बी है तो मैं इसे लिख दूंगा log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा a की पावर 1 - n, ये लिखूंगा मैं। मैंने कहा अगर मैंने ये लिख दिया तो आप ही कह सकते हैं भाई मैं थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी और लगा लेता हूँ, log तो T12 इज इक्वल टू, मैंने कहा ये 1 - n तो बाहर ही आ जाएगा, इंटू log a प्लस log की, ये लिखा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस एक्सप्रेशन को याद करो, मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ में आता है कि कभी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे ऐसे मार्क कर पाऊंगा। मुझे आपसे कहना ये है कि भाई चलो ठीक है, ये मैं समझ गया कि भाई मेरे पास में एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा। अगर मैं आपसे कहता है कि भाई मुझे log T12 वर्सेस log a इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ मैंने कहा कैसा भी आएगा, इतना तो तय है कि ग्राफ जो भी आएगा उसका स्लोप जो होगा वो 1 - n होगा। अब डिपेंड करेगा कि मैंने रिएक्शन कौन से ऑर्डर की ली है। अगर मान लो मैंने n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो मैंने कहा जिस केस में मैंने n इज इक्वल टू 1 ले लिया उस केस में स्लोप 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। अगर मान लो मैंने n ग्रेटर देन 1 ले लिया,
तो उस केस में स्लोप जाहिर सी बात है 1 माइनस एन है तो नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने कहा अगर मैंने एन लेस देन 1 ले लिया तो उस केस में नो डाउट स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चल जाएगा इतना। तो मैंने ये बात समझ ली कि भाई अगर मेरे पास में दोनों है कि स्लोप पॉजिटिव का ग्राफ भी पॉसिबल है और स्लोप नेगेटिव का भी, मैं ये जरूर समझ रहा हूँ कि ये n इक्वल टू 1 पर पॉसिबल है, ये n लेस देन 1 पर पॉसिबल और ये n ग्रेटर देन 1 पर पॉसिबल। ठीक है ना, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंटरसेप्ट तीनों में लॉग के ही बराबर रहेगा। मैंने कहा जो भी इंटरसेप्ट है वो लॉग के को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कहीं ना कहीं ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई हमारे लिए अगर मतलब लॉग टी हाफ और लॉग कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट किया जाता है। जैसे मान लो मेरा आपसे कहना ये है कि मैंने लॉग टी हाफ ले लिया है और मैं यहाँ लॉग ए ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। इसके बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया और सपोज करो ग्राफ ये निकल के आ गया। मेरा आपसे कहना ये था कि ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। तो मुझे इस ग्राफ को देख के आप ये बताओगे कि भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहा होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहा होगा, ये बताना है। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप बता दोगे मुझे। 0। ठीक है, मैंने देखो इतना हम सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास में जो भी कहानी रह चुकी है वो यही तो है। हमारे अकॉर्डिंग जो स्लोप होता है वो मैंने कहा 1 माइनस एन होता है और वैसे हम जानते हैं स्लोप इज टेन थीटा मतलब 1045 डिग्री। 1045 1 के बराबर होता है। तो मैंने कहा मैं अगर एन की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास में एन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हमने कह दिया भाई इस रिएक्शन के लिए जो भी ऑर्डर है वो 0 मार्क कर दिया जाएगा। क्यों भाई, मेरी बात समझ गए आप। जैसे मैंने कहा मैंने लॉग टी हाफ ले रखा है और वही लॉग कंसंट्रेशन ले रखा है, उसके लिए ग्राफ बनाया और मान लो सपोज वो ग्राफ ऐसा आ गया। ये एंगल मेरे पास में 45 डिग्री है। तो मुझे जानना है कि भाई इस केस में ऑर्डर क्या होगा। बहुत आसान है, सेकंड ऑर्डर। बिल्कुल भाई, मैंने कहा अगर ये एंगल मेरे पास में 45 डिग्री है तो मैं ये कह सकता हूँ मैं यहाँ से मैं अगर एंगल मेजर करूंगा तो ये 135 डिग्री मिलेगा। मतलब स्लोप जो मेरे पास में 1 माइनस एन के बराबर था वो माइनस टेन थीटा के बराबर लिखा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई टेन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो एन इज इक्वल टू अगर हमने चेक किया तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी हमने nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक की कि भाई nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये लिखते हैं। ठीक है, ये कहानी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से बता सकते हैं। देखो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें nth ऑर्डर रिएक्शन मालूम है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की चेक करनी है। मैंने कहा मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहली बात है कि भाई मुझे कुछ एग्जांपल मालूम होने चाहिए उन रिएक्शन के जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। मैंने कहा उनके एग्जांपल मालूम होना मेरे लिए जरूरी बात है। एग्जांपल मैं बताऊंगा कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से कुछ एग्जांपल देखूं तो उसका एक फेमस एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 N2O5 H2O2 SO2Cl2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने कहा जो भी हमारे पास में ये स्पीसीज हैं इनका डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जैसे मान लो मैंने N2O5 ले लिया, मैं अगर N2O5 के डिकम्पोजिशन की बात करूं तो मैं उसके डिकम्पोजिशन से ये बनेगा।
तो मैंने कहा ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मैं अगर इसका रेट लॉ लिखने के लिए आपसे मुझसे कोई कहता कि भाई इसका रेट लॉ लिखो, तो हम कहते हैं R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। मैं ये तो लिखता, मतलब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि मेरे मन में आ जाए कि भाई N2O5 का बैलेंसिंग मोल तो 2 है, तो मैं पावर में 2 रेज कर लूं। नहीं, मैंने कहा वो मैं रेज कर ही नहीं सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है N2O5 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर है। इससे मुझे पहले से याद होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो मैंने कहा NH4NO2 H2O2 SO2Cl2 ये सभी फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन होते हैं। दूसरा मैंने कहा आप जो जानते हो, आप जानते हो कि ऑल रेडियो एक्टिव डिके, मैंने कहा जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तीसरा मैंने कहा मेरे लिए क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। मैंने कहा इथीन का अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। या फिर मैं अगर बात करूं आपसे हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड, BDC हम लिखते हैं जिससे आज से पहले शॉर्ट में ऑर्गेनिक। तो मैंने कहा इनकी जो हाइड्रोलिसिस होती है ये भी क्या होती है हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल होता है। तो सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखेंगे भाई हमारे लिए कौन कौन से एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। मैंने कहा ये बात हमारे लिए ध्यान रखना सबसे जरूरी काम। मैंने देखो अगर मेरे पास में कोई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो मैं उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकता हूँ। मैंने कहा ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है हमारे लिए, जैसे मेरा आपसे कहना था कि कोई भी एक रिएक्शन मान लो A से B है, मैं अगर इसके लिए रेट लॉ लिखूंगा तो मैं जानता हूँ भाई यही तो लिखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसलिए A की पावर 1 लिखा जाएगा। प्लस मैं यहाँ से ये भी देख चुका हूँ कि जो भी रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मैंने कहा ये भी हमें पता चल गया। तो मुझसे अगर कहा जाता कि भाई किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप उसके रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बताओ, तो मैंने कहा मैं कह देता ये होता। और जब मुझसे ये कहा जाए कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो मैं बता सकता हूँ इस बात को कि मैंने कहा जैसे जैसे भाई रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट का रेट कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और कंसंट्रेशन कम होगा मतलब रेट कम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम rate of reaction decreases as concentration of reactant decreases। ठीक है, मैंने कहा जो भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का रेट आप कह सकते हो इनिशियली क्या डिक्रीज करेगा। चलो खैर अभी हम जीरो ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, उसमें कांस्टेंट रहता है। तो मैंने कहा मैं ये बात जानता हूँ कि मैं रेट को माइनस DA/dt लिख सकता हूँ, और मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये K/A आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो ये आ जाएगा -DA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A K/dt। वही इसे 0 से T पे इंटीग्रेट कर देते हैं और इसे C0 से CT पे। ये C0 CT वही है जो हमने कल डिफाइन किए थे। मैंने कहा हम ये बात जानते हैं कि भाई हमारे पास में 1/A का इंटीग्रेशन ln A होता है। तो मैंने कहा ये आ जाएगा हमारे पास में -ln A
इंटीग्रल सी नॉट टू सी टी दिस इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन डी वो ये आ जाएगा। मैंने कहा मैं अगर लिमिट ऑपरेट कर दूंगा तो माइनस एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी लिख दूंगा मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू के टी। मतलब मैं अगर आपसे ये कहते हैं भाई यहाँ से के टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन के टी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस बी है, एल एन ए माइनस एल एन बी है तो मैं उसे एल एन ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। तो के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी मैं ये लिख सकता था। या मैं अगर उसे लॉग के टर्म में लिखता तो के टी इज इक्वल टू आप सभी जानते हैं भाई लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये काम करते। या हम कह देते हैं भाई के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। ये मुझे के की वैल्यू मिल जाती है भाई हमारे पास में के ये आ जाए। ठीक है भाई, तो मैंने कहा हमें अल्टीमेटली के मिल गया कि भाई हमारे पास में के की वैल्यू क्या होगी ये हमने देख लिया। तो मैंने किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास में जो भी के है उसको हम क्या लिख सकते हैं के को, तो मैंने कहा 2.303 बाई टी इंटू लॉग के। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है जो हमें समझ में आ गई और इसकी हमें रेगुलर जरूरत भी है। तो मैंने कहा ठीक है हमें ये बात समझ में आ गई और हम इस बात को याद भी रखेंगे और हम आराम से बता पाएंगे कि भाई के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग के लॉग सी नॉट बाई सी टी के बराबर। प्लस आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस फॉर्मूले से ना होता हो, इसीलिए आप कुछ याद करो मत करो लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये फॉर्मूला जरूर याद करोगे। तो कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं, कोई बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है, सभी ने मैंने कहा आज से पहले याद भी किया होगा, आपने ऐसा नहीं कि याद नहीं किया होगा। चलो देखो मैंने कहा हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया था वो इस टाइप का था। मैंने कहा हम जो देख रहे थे तो यही तो था ना के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी था। मैं अगर मान लो एंटी लॉग लेने की कोशिश करूं तो मैं यही तो कहता भाई सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी लिखता मैं। या फिर मैं आपसे कहता भाई सी टी इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन ई की पावर के टी ये बना देता मैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई हमारे पास में जो भी सी टी लिखा जाता है वो कितना आ जाता, तो वो आ जाता सी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। और हम समझते हैं हमने ये बात पहले भी पढ़ रखी है कि सी टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा सी टी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। मैंने टी टाइम के बाद में जो भी रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन है उसे सी टी बोला था हमने कल की क्लास में। तो मैंने कहा मुझे ये भी पता चल गया कि भाई मुझे अगर ये पूछा जाए कि आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा तो मैं बता दूंगा भाई वो सी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी लिखा जाएगा। मुझसे अगर कहा जाता कि भाई आप ना रिएक्टेड कंसंट्रेशन बता दो कितना होगा, तो क्या सभी लोग इस बात से सहमति रखते हैं भाई कि इनिशियल कंसंट्रेशन था सी नॉट, उसने कहा रिएक्टेड बता दो, रिएक्टेड बता दो मतलब जाहिर सी बात है मैं सी टी हटा दूं उसमें से। तो मैंने कहा ये आ जाएगा सी नॉट माइनस सी टी जो कि सी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी है। हमने कहा भाई यहाँ से हमने सी नॉट कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। चलो हमें ये भी पता चल गया कि भाई जो रिएक्टेड कंसंट्रेशन है वो ये आ जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा मुझे अगर रिएक्टेड कंसंट्रेशन मालूम है तो मैं यहाँ से जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना चाहूंगा। मैंने कहा अगर मुझे रिएक्टेड कंसंट्रेशन मालूम है तो मैंने कहा मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं भाई अल्फा क्या होगा, जो भी रिएक्टेड मोल होता है रिएक्टेड कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि सी नॉट है। मैंने कहा अल्फा अल्फा तो सिंपल कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी दिक्कत नहीं भाई हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा हम ये काम भी कर लेंगे, तो हम रिएक्टेड कंसंट्रेशन बता देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभी कितना है ये बता देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है वो बता देंगे। बहुत सारी बातें हमें बताने के लिए मिली है।
मैंने कहा तो KT जो था उसका एक्सप्रेशन यही था, KT इज इक्वल टू ln C0 अपॉन CT। मैंने नो डाउट ये लॉग की प्रॉपर्टी से भाई log A माइनस log B था, log C0 माइनस ln CT था। मैं अगर यहाँ से ln CT का एक्सप्रेशन नोट करता तो ये आता माइनस KT प्लस ln C0। और मैंने कहा अगर मेरे पास में ये एक्सप्रेशन आता तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि अगर मैंने ln CT वर्सेस T ग्राफ बनाया होता तो वो कैसा आता। मैंने कहा अगर इस केस में मैं ये चेक करना चाहूँ कि भाई मेरे लिए ग्राफ कैसा आएगा, तो उम्मीदन आप बहुत आराम से मुझे बता दोगे कि भाई मेरे लिए ग्राफ क्या रहेगा। मैं बता दूं भाई, मैंने कहा इसे बाई एक्सिस पे ले रखा है mx प्लस सी, तो हम सभी कह सकते हैं भाई हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। मैंने कहा मुझे अगर स्लोप के बारे में पूछ भी लेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई स्लोप जो है माइनस के बराबर होगा। और मैंने कहा मुझे अगर इंटरसेप्ट से रिलेटेड कोई कहानी जानी जाएगी तो मैं जानता हूँ भाई जो इंटरसेप्ट है वो ln C0 के बराबर है। ठीक है। मैंने कहा ln CT लिख देगा। या आप याद करो मैंने आपसे क्या कहा था कि कई बार क्या होता है CT की जगह पे a माइनस एक्स लिख दिया जाता है। तो मैंने अगर a माइनस एक्स लिखा है तब भी वही कहानी है, तब भी सेम कहानी है, तब भी कोई कहानी में हमें बदलाव नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काम मैंने काम कर लेंगे, ग्राफ हम बखूबी बता पाएंगे। तो खैर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये काम मैंने कहा बढ़िया तरीके से कर सकते हो। मैं अगर मान लो इसी मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की अगर बात करता, तो मैंने कहा अगर मैं इसके लिए हाफ लाइफ की बात करूं, मैंने कहा ठीक है मैं उसे टी हाफ या T50% से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ठीक है, मैं इतना तो जानता हूँ कि भाई हाफ लाइफ बाद में जो भी CT है वो C0/2 आता है। तो मैं कह दूंगा भाई K इज इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग C0/CT। मैंने कहा भाई ये अल्टीमेट फॉर्मूला तो जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में एप्लीकेबल होता है। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, रख देते हैं वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303/T। मैंने कहा जो कि मुझे कैलकुलेट करना है log C0 अपॉन CT। और मैंने कहा ठीक है मैं CT की जगह पे C0/2 लिख सकता हूँ। तो ये तो आप भी जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ इंटू log 2। और log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.30 आ जाएगी। तो मैंने कहा हम T हाफ की वैल्यू बता देंगे, तो मैंने कहा वो कितना आ जाएगा 0.693/K आ जाएगा। तो हमें हाफ लाइफ टाइम यहाँ से मिल गया। इवन मैंने कहा अगर हाफ लाइफ टाइम की मैं बात करूं तो एक भी और है गौर करने वाली, कि आप खुद देख लो कि हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी तो है ना, आप खुद देख पा रहे हो इस बात को। मैंने कहा हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा, और ये काम हमने किया भी था। मैंने कहा ये काम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि भाई मान लो मैं अगर आपसे कहूँ कि हाफ लाइफ मैंने ले रखा है और कंसंट्रेशन ले रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा होगा। तो इस फॉर्मूले से एकदम साफ है कि भाई हमारे पास में ग्राफ ऐसा आएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे हाफ लाइफ का एक रिलेशन मिल गया, जरूरत पड़ेगी तो मैंने कहा चलो ये भी काम आएगा हमारे। मुझे एक बात और बतानी है, बतानी है कि मैंने जब ln के टर्म में यही एक्सप्रेशन लिखा था, तो मैंने आपसे कहा था भाई इट इज ln C0/CT, यही तो था। तो मैंने कहा अगर मैं टी हाफ कैलकुलेट करना चाहता तो ठीक है मैं C0/2 लिख देता, ये चला ही जाता, ये 2 पर चला जाता, तो मुझे क्या मिल जाता K इंटू टी हाफ इज इक्वल टू ln2 आ जाता। मतलब मैं अगर यहाँ से टी हाफ की वैल्यू भी लिखना चाहता नेचुरल लॉग के टर्म में, तो मैंने कहा वो ln2/K आ जाती। मतलब हो सकता है कि वो आपको सॉल्व फॉर्म में ना लिख के दे, तो मैंने कहा नेचुरल लॉग के फॉर्म में दे दे, तो तभी मुझे आता है कि भाई नेचुरल लॉग के फॉर्म में अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में किस तरीके से लिख पाएंगे। ये दोनों काम कर लेंगे। देखो तो हमने ये बात देखी कि भाई किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने एक तो के का एक्सप्रेशन पढ़ लिया, और दूसरा मैंने कहा हमने ये भी देख लिया किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए
कि भाई जो भी हाफ लाइफ टाइम है वो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, वो भी हम समझ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बात यह है कि अगर मैं हाफ लाइफ टाइम को टेम्परेचर से रिलेट कराना चाहूँ तो मुझे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी ये बात जानते हैं भाई, हमने पिछली क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेट बढ़ता है। और मैंने कहा अगर रेट बढ़ेगा मतलब सिंपल है कि भाई हमारे पास में क्या होगा, हाफ लाइफ कम हो जाए, भाई रिएक्शन ज्यादा रेट से बढ़ गया आगे, तो मैंने कहा हाफ लाइफ कम हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी को भी। इस बात को मैं लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर half life of any reaction decreases। ठीक है, मैंने कहा भाई कोई भी रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन कौन सी है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हाफ लाइफ मैंने कहा हमेशा क्या होगी हमारे लिए, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए डिक्रीज करेगी। ऐसे कोई मतलब नहीं रिएक्शन कौन सी थी। मैं आपको ना हाफ लाइफ के साथ साथ यहाँ एक और लाइफ बताता हूँ। आपने आज से पहले एक टर्म सुना होगा, एवरेज लाइफ, या उसी को दूसरा एक नाम दे देते हैं मीन लाइफ। मैंने कहा मैं इसे टी एवरेज से रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने कहा एवरेज लाइफ है मीन लाइफ क्या, मैं बताता हूं आपको। दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द concentration of reactant to 1 by E times of its initial concentration is known as average life या mean life। मैंने कहा एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्या होती है, किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, ठीक है, 1 बाई ई होने में ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को सी नॉट बाई ई होने में, सी नॉट से सी नॉट बाई ई होने में जो भी टाइम लगता है वही टाइम हमारे लिए क्या कहलाता है, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कहलाता है। मैंने कहा उस टाइम को हमने एवरेज लाइफ या मीन लाइफ का नाम दे रखा है। अब जैसे मैंने कहा मुझे अगर एवरेज लाइफ पता करनी है तो पता कर लेंगे भाई। हमने देखा था कि भाई जो भी केटी है दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। मैंने बस इसमें तो वैल्यू रखनी है, तो ये आ जाएगा के इंटू टी एवरेज, दिस इज इक्वल टू 2.303। मैं क्यों लिखूं इसे, एल एन ना लिख लूं। मैंने कहा मैं लॉग वाला टर्म लिखूं ही क्यों, मैं तो एल एन वाला लिख ले रहा हूँ। तो मैंने कहा के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी हमने पढ़ा था। तो मुझे अगर टी एवरेज की बात करनी है तो मैंने कह दिया भाई एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, जो कि सी नॉट बाई ई हो जाएगा। अब ई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, एल एन ई आ गया। ये एल एन ई तो 1 होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब मैंने कह दिया भाई हमारे पास में एल एन ई की वैल्यू अगर 1 हो गई तो जो टी एवरेज है वो टी एवरेज क्या होगा, 1 बाई के आ जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो भी एवरेज लाइफ है या मैंने कहा जो मीन लाइफ है वो हमारे लिए क्या होगी, 1 बाई के लिखी जाएगी। वो आपका मन है कि आप चाहो तो उसे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अगर उसे हाफ लाइफ से रिलेट कराना चाहूँ, अभी हमने देखा था कि भाई हमारे पास में जो हाफ लाइफ होता है 0.6930 बाई के बराबर होता है। तो मैं अगर यहाँ से 1 बाई के की वैल्यू लिखूंगा तो मैंने कहा वो टी हाफ अपॉन 0.6930 के बराबर है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी टी एवरेज होगा दैट इज टी हाफ अपॉन 0.693 के बराबर है। या आप इसे सॉल्व कर लो तो टी एवरेज की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ।
आप इसे बिल्कुल बेशक सॉल्व करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा आप अगर सॉल्व करेंगे तो। मैं बस ये जरूर कह दूंगा कि भाई यहाँ से जो एवरेज हाफ लाइफ, मैंने कहा एवरेज लाइफ होगा, दैट इज 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ होगा। तो आपका मन है, आप मैंने कोई भी एक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि भाई हमारे पास में जो भी टी हाफ है उसको मैंने जो टी एवरेज को 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ लिख दिया है, और मैंने कहा वो आराम से हमें बता देगा कि भाई हमारे लिए जो भी आंसर है वो क्या हो। यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम। मैंने कहा किसी भी रिएक्शन के लिए ना उसके टी हाफ और टी में एक रिलेशन और ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा ये टी हाफ और टी में अगर मुझे रिलेशन चाहिए, मैं ये बात तो जानता हूँ भाई टी हाफ जो होता है 0.693 के बराबर होता है। मैंने वहां से के का एक एक्सप्रेशन लिख लिया और मैंने कहा कि चलो भाई के का एक्सप्रेशन ही आ जाएगा, प्लस के का फॉर्मूला हम सभी पढ़ चुके हैं। मैंने कहा के इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। अगर ऐसा है तो मैं के की जगह पे क्यों ना 0.693 रख लूं भाई, अपॉन टी हाफ। दिस इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। मैंने कहा आप इसे सॉल्व कर लो, ये 0.3 टाइम्स चला जाएगा, तो मुझे अल्टीमेटली एक रिलेशन मिल गया और वो ये है कि 0.30 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। ठीक है भाई। तो मुझे जब भी मैंने कहा कोई भी एक टाइम टी और टी हाफ में रिलेशन निकालना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास में उसे सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा ये बेस्ट तरीका है कि मैं भाई इस रिलेशन में पुट करके आंसर बता दिया करूँ। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया है। चलो इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन टी 75% एंड टी 50%। ठीक, मैंने कहा मुझे जो है वो किसी भी रिएक्शन के टी 75% और टी 50% में रिलेशन चाहिए। आप समझते हैं, अच्छा ये समझते हो ना टी 75% जो है, यानी ये तो समझते ही हो आप, टी 75% लिख देगा या टी 3/4 लिख देगा, बात वही है। 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टी 75% इज 2 टाइम्स ऑफ टी 50%, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा टी 75% का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड इन 75% डिकम्पोजिशन। मैंने कहा 75% को डिकम्पोज होने में जो भी टाइम लगा है वो टाइम हमारे लिए क्या कहलाता है, टी 75% कहलाता है, उसे टी 75% कहते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कोई भी एक रिएक्शन, मान लो मैंने ए से बी ले रखी है, मैं इनिशियली इसका 100 ले लेता हूँ, तो इसका जो 75% डिकम्पोज हो गया, मतलब 75% चला गया तो 25 बचा, तो 75% जाने में जो टाइम लगेगा वो टी 75% बढ़ा गया। मैंने कहा भाई मुझे हाफ लाइफ को किसी एक टाइम को रिलेट कराना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लूँ। मैंने कहा 0.30 अपॉन टी 75%,
दिस इज इक्वल टू 1/t जो कि 75% रख देता हूँ इनटू log c नॉट। तो इनिशियली मैंने कहा 100 था और ct 25। हमेशा बचा हुआ कंसंट्रेशन लिया जाएगा भाई, ct मैंने कहा जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है, तो ये आ जाएगा 0.30 अपॉन टी हाफ। दिस इज इक्वल टू 1/t 75% इनटू log 4 जो कि मेरे पास में 0.60 के बराबर है। मैंने कहा मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मैं बिल्कुल आराम से कह सकता हूँ जो t 75% है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ t 50%। बोलो भाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ? तो ठीक है, मतलब मुझे अगर मान लो पहले से रिलेशन याद है तब भी कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मान लो मुझे रिलेशन नहीं याद होता तो मैं बता सकता था कि हाँ भाई इस रिलेशन को लिखने में क्या काम किया जाएगा, कैसे मैंने कहा बताया जाएगा, मैं बता तो देता ही। चलो ऐसे ही मैं आपसे कहता कि भाई मैंने टी 90% ले रखा है और टी 50%। टी 90% का मतलब आप समझ रहे हैं 90% डिकम्पोज होने में जो टाइम लगेगा उसकी बात चल रही है, तो वो मुझे बताओ भाई वो क्या होगा। 3.3 टाइम्स, बिल्कुल सही है भाई। दो मैंने कहा हम बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं बता सकते हैं। उसने कहा 90% डिकम्पोजिशन की बात चल रही है, तो मैंने कहा कोई रिएक्शन ए से बी है, मैंने इनिशियली 100 ले लिया भाई, 90% डिकम्पोज कर जाएगा तो 10 बचेगा। मैंने कहा रिलेशन मेरे पास वही है उसी को लगा दूंगा मैं, तो मैंने कहा ये आ जाएगा 0.30 अपॉन टी हाफ। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 1/t, मैंने कहा वो मुझे पता करना है, log c नॉट बाई सी टी। तो मैंने कहा log 100 और सी टी मेरे पास में क्या है भाई हमारे लिए 10 के बराबर है, तो ठीक है ये आ जाएगा। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हमने कह दिया भाई जो t 90% आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज 1/0.30 इंटू टी 50%। आ गए, नहीं होता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी उस चीज को ध्यान रख सकते हो, सॉल्व तो कर ही लेंगे हम। अच्छा मेरा कहना था कि भाई मैंने टी 99% ले रखा है और टी 50%, मुझे इसमें रिलेशन जानना है कि टी 99 और टी 50 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप मुझे आराम से बता दोगे इसके बीच में रिलेशनशिप 6.6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, हमें अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो फिर से वही कहानी है, मैंने कहा हम ए से बी जाएंगे, इनिशियल 100 था, 99% मैंने कहा कम हो गया तो मेरे पास में 1 बचेगा। मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा दूंगा 0.30 अपॉन टी हाफ, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/t 99% इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। तो मैंने कहा ठीक है भाई इनिशियली 100 था, बाद में ये बचेगा, मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये आ जाएगा 0.3 अपॉन टी 50%, दिस इज इक्वल टू 1/t 99% इंटू लॉग 100 जो कि 2 के बराबर होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम कह सकते हैं टी 99% कितना आ जाएगा 6.6 टाइम्स ऑफ टी 50%। ये आंसर आ गया हमारा, हमें यही बताना भी था तो हमने बता दिया भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ऐसे अगर कोई भी रिलेशनशिप हमें पूछ ली जाए तो हम बता दिया करेंगे। जैसे मेरा आपसे कहना था कि भाई टी 99.9 है और टी 50% है, इनमें हम देख लें क्या रिलेशन होगा, तो आपने डायरेक्ट याद भी किया होगा 10 टाइम्स, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ए से बी हमारे पास में इनिशियली 100 था
उसने कहा 99.9 डिकम्पोज हो गया तो 0.1 बच गया मेरे लिए। अब मैं कह सकता हूँ भाई फिर से वही लगा दूंगा 0.30 अपॉन टी 50%, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 99.9% इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। तो मैंने कहा ये कितना आ जाएगा, ये आ गया, सॉरी इट इज सी टी इज 0.1। मैंने कहा मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.30 अपॉन टी 50%, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 99.9 इंटू 3। भाई इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 1000 आ जाएगा जो कि 3 आ गया। और अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं टी 99.9% क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। तो हमें ये भी रिलेशन मिल गया। ये तो काफी फेमस रिलेशन है ना, सभी ने याद भी किया होगा, हम आराम से बता दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन हमें मिल जाएगा तो हम बता दिया करेंगे भाई हमारे लिए क्या रहेगा, उसमें बताने में हमें कोई ऐसी खास समस्या आनी तो नहीं चाहिए। चलो एक और आसान सा रिलेशन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। जैसे मान लो मैं आपसे कहते हुए टी 60% और टी 50%, इनमें मुझे रिलेशन जानना है कि भाई टी 60 और टी 50 में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैं करता आ रहा हूँ। मैंने कहा मैंने इनिशियली 100 ले लिया, नो डाउट मैं कह सकता हूँ भाई हमारे पास में 60 कम हो गया तो जाहिर सी बात है 40 बच गया। फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 0.30 अपॉन टी 50%, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 60% इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। तो मैंने कहा ठीक है, इनिशियली हमारे पास में 100 था और बाद में 40 बच गया है, तो ये आ जाएगा 0.30, ठीक है, अपॉन 4/3 टाइम्स, ठीक है भाई, टी 50 1 अपॉन टी 60 इंटू लॉग 10/4। मैं उसे अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ, log 10/4 है तो मैंने कहा मैं उसे लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 4। log 10 हम जानते हैं भाई 1 के बराबर है, log 4 0.6 के बराबर है, तो मैंने कहा मैं अगर उसे सॉल्व करूंगा तो वो 0.4 आ जाएगा, यही तो लिखा जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है हमारे पास में तो मैं इसकी जगह पे 0.4 लिख देता हूँ। मैंने कहा ये वैसे ही खत्म हो जाएगा डेसिमल, तो हम ये कह सकते हैं जो टी 60% आएगा वो कितना आ गया, 4/3 टाइम्स ऑफ टी 50%, ठीक है, 4/3 टाइम्स ऑफ टी 50%। तो जो भी रिलेशन हमसे पूछेगा वो तो मैंने कहा कोई भी पूछे हम सब बता देंगे, हमें तरीका मालूम है भाई क्या है। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एन हाफ लाइफ। जैसे हमने कहा ना कि भाई एक हाफ लाइफ हुई, कंसंट्रेशन आधा हो गया, फिर एक और हाफ लाइफ हुई, कंसंट्रेशन आधा हो गया, फिर एक और हाफ लाइफ हुई, कंसंट्रेशन आधा हो गया। तो ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि अगर एन हाफ लाइफ हम कंसिडर करें, अगर हम एन हाफ लाइफ कंसिडर करें तो उस कंडीशन में हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में क्या होगा। मैंने कहा ये हमें समझना है, तो मैंने कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ भाई अगर एन हाफ लाइफ की बात चल रही है तो जो भी टाइम लगेगा वो हमारे लिए क्या पढ़ा जाएगा, हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में एन इंटू टी हाफ पढ़ा जाएगा। रिलेशन वही था हमारे पास में 0.30 अपॉन टी हाफ, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ भाई इट इज 0.30 अपॉन टी हाफ, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। जाहिर सी बात है टाइम की जगह पे मैं एन इंटू टी हाफ लिख दूंगा, इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी लिख दूंगा। और मैंने कहा मैंने अगर ये काम किया तो चलो ये तो ये चला ही जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0.30 इज इक्वल टू 1/n इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। हम सभी जानते हैं भाई 0.30 log 2 की वैल्यू होती है, तो log 2 इज इक्वल टू 1/n इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। या मैं n को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो n log 2
इज इक्वल टू लॉग सी नॉट बाई सी टी, या मैंने कहा मैं 2 को पावर में ले जाऊंगा तो लॉग 2 की पावर n इज इक्वल टू लॉग सी नॉट बाई सी टी, ये लिख दूंगा। भाई मैं अगर लॉग को आपस में कंपेयर कर लूं तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से सी नॉट बाई सी टी की वैल्यू 2 की पावर n हो जाएगी, या मैंने कह दिया भाई सी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी नॉट अपॉन 2 की पावर n आ जाएगी। तो मुझे ये भी पता चल गया कि आफ्टर n हाफ लाइफ अगर मुझसे कहा जाएगा कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मैं बता दूंगा भाई सी नॉट अपॉन 2 की पावर n होगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहता कि एक हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा अब तो मेरे लिए भाई बहुत आसान हो गया। मैंने कहा मुझसे कहा जाएगा भाई एक हाफ लाइफ बाद कितना हो गया, तो हम कह देंगे भाई एन की वैल्यू 1 रख दूंगा मैं, तो सी नॉट अपॉन 2 की पावर 1, तो मैंने कहा सी नॉट बाई 2 रह जाएगा। ऐसे मैं कहता दो हाफ लाइफ बाद कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा मैं एन की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो सी नॉट बाई 4 हो जाएगा। मुझसे कहा जाता भाई तीन हाफ लाइफ बाद कितना हो जाएगा, तो मैं इनकी वैल्यू 3 रख दूंगा, तो मैंने कहा वो सी नॉट बाई 8 आ जाएगा। मैं तो ये सब बता दूंगा, 4 हाफ लाइफ 5 हाफ लाइफ जितनी भी बात करेगा वो सारी बातें हम आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, हमें एन हाफ लाइफ के बाद का मालूम है। चलिए आगे एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए, छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। वो ये है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहता है कि भाई इनिशियली मैंने कंसंट्रेशन 100 ले लिया और किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने 100 से 50 कर दिया, लिख लो। तो आप जानते हैं भाई 100 से 50 होने में जो भी टाइम लगा वो टी 50% पढ़ा जाएगा। मैंने कहा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50 था और मैंने उससे 25 कर दिया, तो मैं जानता हूँ भाई जैसे हो तो 50 से 25 हुआ मतलब आधा हुआ, तो वो टाइम भी क्या हाफ लाइफ टाइम पढ़ा जाएगा। मैंने कहा अगर मैं 25 से कंसंट्रेशन को मैंने 12.5 कर दिया, तो नो डाउट भाई यहाँ फिर कंसंट्रेशन आधा हुआ, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं भाई फिर हाफ लाइफ टाइम पढ़ा जाएगा। और मैंने कहा फिर अगर मैंने कहा भाई मेरे पास 12.5 से 6.25 हो गया, तो मैंने कह दिया भाई हमारे पास में जो कंसंट्रेशन वो 50% हो गया। तो हम भी कह सकते हैं भाई अगर हमारे पास में ये कहानी है, और प्लस मैं ये भी जानता हूँ कि भाई सारे हाफ लाइफ आपस में इक्वल भी होते हैं, ये भी हमें इसमें भी कोई हमें समस्या नहीं है कि सारे हाफ लाइफ हमारे पास में इक्वल नहीं होंगे, भाई फर्स्ट ऑर्डर में हमें मालूम है सब बराबर होते हैं। या मैं सिंपल आपसे ये कह सकता था भाई, मैंने कहा मैं अगर डायरेक्ट आपसे बात करता कि भाई अगर मेरा कंसंट्रेशन डायरेक्टली 100 से 25 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लगने वाला टाइम क्या है, टी 75% लिखा जाएगा, भाई 75% डिकम्पोज हो गया। या मैं कहता कि भाई 100 से सीधा 12.5 हो गया, तो यहाँ पे लगने वाला टाइम जो टी 87.5% पढ़ा जाएगा। या मान लो मैं आपसे कहता भाई मेरा कंसंट्रेशन सीधा 6.25 हो गया, तो मैंने कहा यहाँ पे लगने वाला टाइम जो क्या है टी 93.75% पढ़ा जाएगा, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ रहे हो कि भाई मेरे पास में ये लिखा जाएगा। तो मैं अगर सिंपल यहीं से देख के लिखने की कोशिश करूँ, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो टी 75% है, देख लो एक बार, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ टी 50% के बराबर है। भाई आप देख लो टी 75% में जो टाइम लगा है उसमें 2 हाफ लाइफ कवर हो गई है, इसलिए मैंने कहा जो भी टी 75% है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ टी 50% के बराबर है। अच्छा वो मेरा मानना है कि मैं 75% को 3/4 लिख दूं, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ऐसा रिलेशन भी बता सकता हूँ कि टी 3/4 इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैंने कहा कि भाई मैं अगर टी 87.5% की बात करूंगा, तो मैं ये देख सकता हूँ भाई हमारे पास जो टी 87.5% है वो 3 टाइम्स ऑफ टी 75% के बराबर है, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ टी 50% के बराबर है। आप देख लो भाई, इसमें मैंने कहा किसी को एतराज नहीं है। या मैंने कहा 87.5 है, आप उसे चाहो तो 7/8 लिख सकते हो, तो मैंने कहा वो क्या 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ के बराबर। ऐसे ही मैंने कहा हमने देखा कि जो टी 93.75% है, देख लो उसे कंप्लीट होने में टोटल 4 हाफ लाइफ लगी हैं, तो मैंने कह दिया भाई वो कितना है 4 टाइम्स ऑफ टी 50% के बराबर। तो हम ये काम कर सकते हैं, मैंने कहा हम इस टाइप का एक आसान सा रिजल्ट हमें मालूम है,
अगर मान लो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये काम कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, ये बहुत बढ़िया बात है कि हम ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। छोटी सी बात है कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जिसके लिए मैं रेट लॉ ये लिखा था, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। मैं आपसे कहता है मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन रखा तो नो डाउट मुझे इनिशियल रेट मिल गया, यही तो मिलेगा। मैंने कहा मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख लूँ भाई, आर नॉट इज इक्वल टू के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे मैंने सी नॉट कहा था। और मैंने कहा आर टी इज इक्वल टू के, और मैंने कहा टी टाइम के बाद का कंसंट्रेशन लिखा तो ऐसे होता है रेट भी टी टाइम के बाद का मिल जाएगा, तो के इंटू सी टी। भाई के तो नहीं बदलेगा, के तो रेट कांस्टेंट है। मैं अगर डिवाइड कर दूं तो आपको नहीं लगता है कि जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा जहां मैंने सी नॉट अपॉन सी टी लिखा था वही मैंने कहा मैं क्या लिख सकता हूँ, आर नॉट अपॉन आर टी लिख सकता हूँ। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना के का, कि के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग सी नॉट बाई सी टी। मैंने कहा ये तो पढ़ा ही था, ये तो नो डाउट बड़े काम का फॉर्मूला है ही है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने कहा सफिशिएंट है, हमें अगले किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। आप इतना मान के चलो, ये फॉर्मूला आप कह सकते हैं इतने ज्यादा काम का फॉर्मूला होता है हमारे लिए। मैंने कहा लेकिन अगर मतलब मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ये जरूर कह दूंगा कि भाई के इज इक्वल टू 2.303/t इनटू लॉग। तो मैंने कहा जहां मैंने सी नॉट बाई सी टी लिखा है वहीं पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर नॉट बाई आर टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे कि मैंने कहा जहां पे मुझे जब भी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी मैं सी नॉट बाई सी टी की जगह पे आर नॉट बाई आर टी लिखूँ। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि हमने किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डिफरेंट फार्मूला यूज होते हैं उनको पढ़ा, कि भाई डिफरेंट फार्मूला अगर हम चेक कर पाए कि भाई हमारे लिए क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो हमने उनको देखा कि भाई हमारे पास में फार्मूला डिफरेंट इस तरीके से नोट किए जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मुझे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर अ रिएक्शन K is given as 1 into 10 की पावर -2 second inverse, then find time required to reduce the concentration of reactant 1/16 of initial concentration। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। देखो वैसे मैंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, बट कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे हो कि भाई ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि मैंने के की यूनिट दे रखी है और मैंने कहा मैं के की यूनिट को देख के पहचान जाऊंगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आपको। तो मैंने किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए मैं जानता हूँ के इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी, ये लिख लूंगा। मैंने के मुझे दे रखा था 1 इंटू 10 की पावर -2 276.36। ठीक है, देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, जो कि मुझे पता करना था, लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। और उसने खुद कहा कि भाई सी टी जो है कितना है, सी नॉट बाई 16 है। तो मैंने कहा इसे ऊपर ले जाता हूँ, ये लॉग 16 बन जाएगा। तो ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग 16 आ जाएगा मेरे पास में। भाई ठीक है, मुझे log 16 की वैल्यू रख लेनी है, तो मतलब आप log 16 की वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा वो काम तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास में,
तो वो आ गया 2.303 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू log 16 इज 1.2। समझ, log 16 के लिए क्या किया है, मैंने कहा log 16 है तो मैंने 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया है, तो ये 2 log 4 हो जाएगा। अब log 4 की वैल्यू मालूम है आपको 0.60 के बराबर है, तो वहां से वैल्यू हमने कह दी 1.2 आ जाएगी। मैंने इसी को आप मल्टीप्लाई करके जैसा कि आप बता रहे हो, ये वैल्यू 276.36 सेकेंड्स आ जा रही है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड ही कहानी है, और इवन बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बेस्ड ही मिलेंगे। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन लिखता हूँ। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is 4 hours if initially 10 gram uranium is present, then find amount of uranium left over 24 hours। मैंने ठीक है, यूरेनियम हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, वो धीमे धीमे अपने आप डिकम्पोज होता रहता है। मैंने कहा अगर उसका हाफ लाइफ 4 घंटा हो, 4 घंटे की अगर एक हाफ लाइफ हो, और अगर हमारे पास इनिशियली 10 ग्राम यूरेनियम है, तो 24 घंटे बाद कितना यूरेनियम बचा रह जाएगा, ये मुझे पहचानना है। देखो हम कहीं ना कहीं एक बात जरूर गौर कर पा रहे हैं कि भाई हाफ लाइफ 4 घंटा दिया है, और मैंने कहा जिस टाइम की बात हो रही है वो 24 घंटा है। भाई वैसे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप डायरेक्टली उस टी हाफ और टी वाले फॉर्मूले में रख दो, या कहीं ना कहीं आप ये भी तो देख रहे हो कि भाई 24 घंटे में 6 हाफ लाइफ होंगी। यही तो होगा, अगर मैंने कहा मैं हाफ लाइफ चेक करूं कि भाई 24 घंटे में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, तो हम सभी जानते हैं भाई 24 घंटे में 6 हाफ लाइफ हो जाएंगी। और हमने तो डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा है कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो मैंने कहा वो सी नॉट अपॉन 2 की पावर एन है। इनिशियली 10 ग्राम ले रखा था, अपॉन 2 की पावर 6 आ जाएगा, तो मैंने कहा वो कितना आ जाएगा 10/64 आ जाएगा। या आप सॉल्व करके बता रहे हैं, वो कितना आ जाएगा 0.156 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे मिलते हैं, आप देखोगे बुक्स में आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाफ लाइफ दे देगा और वो सब पुरानी की चीजें पूछता रहेगा, हमसे कैलकुलेट कराता रहेगा, तो उनको ना मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना, चेक कर लो कि जो टाइम हमें दिया है कि उसमें कितने हाफ लाइफ है। अगर मान लो डायरेक्टली हाफ लाइफ के नंबर पता चल जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आंसर बता दो भाई हमारे लिए आंसर क्या रहेगा। ठीक है ना। चलो एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाफ लाइफ of a uranium sample is 6 hours if after 24 hours 2 gram uranium is present, then find initial amount of uranium। मतलब वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है 32 ग्राम। ठीक है, मैंने अगेन आप देख रहे हो कि मुझे जो हाफ लाइफ है वो 6 घंटे की दी है, और मुझे बात की जा रही है 24 घंटे की, तो मुझे पता चल जाएगा भाई कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे इसमें। तो मैंने कहा इसमें 4 हाफ लाइफ हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं भाई सी टी इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2 की पावर एन। उसका 24 घंटे बाद 2 ग्राम यूरेनियम प्रेजेंट है, तो इनिशियली कितना होगा ये बताना है। तो मैंने ये आ जाएगा सी नॉट बाई 16, या हमने कह दिया भाई इनिशियली हमने यूरेनियम कितना लिया होगा 32 ग्राम।
ठीक है, ये आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड to reduce the concentration of reactant to 1/8 and 1/10 of its initial concentration is T1/8 and T1/10, then correct relation is T1/10 is 10 times of T1/8. T1/10 is 10/9 times of T1/8. 9 times of T1/10 is equal to 10 times of T1/8. D 10 times of T1/10 is equal to 9 times of T1/8. ठीक है, ऑप्शन इज सी। अगर सी होगा तो बी भी होगा, फिर तो बी और सी तो मैथमेटिकली अरेंज किए गए, बस खाली है तो दोनों सेम ही। तो मैंने कहा अगर मान लो आपको बी या सी में से कोई भी एक आंसर मिलेगा, दोनों टिक कर सकते हो आप। बी या सी में से मैंने कोई भी टिक कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने इतना मैं भी जानता हूं कि भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, मतलब काइनेटिक्स आप फर्स्ट ऑर्डर लेके सॉल्व करोगे, तो मैंने कहा उसके लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला भाई जिसको यूज करता हूँ। तो मैंने कहा एक बार मैं टी मतलब जो 1/8 के लिए सॉल्व करता, तो मैंने कहा मैं अगर यहाँ से टी 1/8 के लिए सॉल्व करता तो मैं ये लिख सकता था भाई k is equal to 2.303 अपॉन टी 1/8 इंटू लॉग सी नॉट अपॉन सी टी, और उसने कहा कि कंसंट्रेशन बाई सी नॉट 8 हो गया। ठीक है, बी और सी हो जाएंगे, ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा भाई k is equal to 2.303 अपॉन टी 1/8 इंटू लॉग 8। ठीक है, या मान लो मैं कह सकता हूँ भाई k is equal to 2.303 अपॉन टी 1/8 इंटू लॉग 8। आप भी जानते हैं लॉग 8 की वैल्यू 0.90 के बराबर। इसको रहने देते हैं यहीं पे एज इट इज। मैंने कहा टी 1/10 के लिए सॉल्व करता मैं, तो k is equal to 2.303 अपॉन टी 1/10 इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी, और मैंने कहा ठीक है सी टी मेरे लिए सी नॉट बाई 10 है, ये चला जाता। तो हम ये कह सकते हैं भाई k is equal to क्या आ जाता है 2.303 अपॉन टी 1/10 इंटू लॉग 10। ठीक है, लॉग 10 हम सभी जानते हैं भाई 1 के बराबर होता है, तो इनका ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 1/10 इंटू 1। भाई मैं रेट कांस्टेंट ये भी के और ये भी के है, मतलब दोनों इक्वली तो होंगे, दोनों को इक्वेट करा देता हूँ। तो मैं अगर पहले वाले से देखूंगा तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 1/8 इंटू लॉग 0.9। दिस इज इक्वल टू मैं दूसरे वाले से देखूंगा तो 2.303 अपॉन टी 1/10। ये तो मैंने कहा वैसे ही चला जाना है, तो सॉरी ये लॉग नहीं है, सिंपल है ये वाला 0.9 है। तो मैंने अब मेरा मान है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ भाई टी 1/10 इज इक्वल टू, मैंने कहा मैं इसे लिख सकता हूँ भाई 1/0.9 इंटू टी 1/8। खैर वो हमारा मान है कि हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो 10/9 आ जाएगा, तो टी 1/10 इज इक्वल टू 10/9 टाइम्स ऑफ टी 1/8। तो मैंने कहा मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे, दोनों बातें मेरे लिए क्या होंगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो बहुत बढ़िया बात है, सिंपल हमने देखा कि भाई फॉर्मूले में ही रखना था और हमने रख के बता दिया। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required to reduce the concentration of reactant from 10 molar to 4 molar is 20 minutes. Then find, पहला क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट के, दूसरा क्वेश्चन है हाफ लाइफ टाइम, तीसरा क्वेश्चन है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of reactant is 5 mole. ठीक है, अगर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई उसका कंसंट्रेशन 10 मोलर से 4 मोलर हो जाता है, तो ऐसा होने में उसे 20 मिनट लगते हैं, और मैंने कहा अगर ऐसा होने में उसे 20 मिनट लगते हैं तो बाकी मुझसे पूछा गया कि बताओ भाई फिर बाकी की बातें हमारे लिए क्या हो, ये हमसे एक्सप्लेन कराने के लिए उसने कहा है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं भाई के को कैलकुलेट करना एक ही फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करना है, क्या ही मतलब उसमें ऐसी बातें हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। मैंने कहा मुझे अगर के कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल जानता हूँ भाई एक ही फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी तक, k is equal to 2.303 by t log c naught by ct। मैंने के जो कि मुझे कैलकुलेट करना था 2.303 by t, टाइम मैंने कहा 20 मिनट लगा, 20 मिनट ही रहने देता हूँ, आंसर मिनट के टर्म्स में नोट कर दूंगा। k is 7.67 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, चेक कर लेते हैं। सी नॉट मैंने कहा 10 मोलर था और बाद में 4 मोलर आ गया, तो ये आ जाएगा k is equal to 2.303 अपॉन 20। मैंने कहा इसको मैं जाहिर सी बात है log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख सकता हूँ, तो log 10 माइनस log 4 लिख दूंगा, तो हमारे लिए ये कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 20। log 10 1 होता है, log 4 0.60, तो मैंने कहा ये 0.40 आ जाएगा। हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व कर लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ भाई मेरे पास में जो k की वैल्यू आ जाएगी 0.04606 आ जाएगी। देखो भाई क्या किसी और को ये आंसर मिल रहा है? मतलब वो आपका मन है कि आप चाहो तो उसे सिंपल जो है वो 4.606 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। ये मैंने कहा कि भाई के का वैल्यू मिल जाएगा, देख लो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए था। ठीक है, के की वैल्यू सही है, क्यों भाई किसी और को ये आंसर मिला नहीं? मैंने कौन, अच्छा आप सेकंड इनवर्स में बता रहे हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप चाहो तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में जो आएगा आ जाएगा। फिर मैंने कहा हाफ लाइफ हम चेक करेंगे, मतलब जैसे हमें मिनट में दिया मैंने मिनट में नोट कर दिया। अब आपका मन था कि जैसे मान लो आप मिनट में ना चाहो सेकंड में चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो मैंने कहा जैसे हमारे पास में के की वैल्यू है, तो मैंने कहा ये 4.606 इंटू 10 की पावर -2 पर मिनट है, तो मैंने कहा अगर इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यही आंसर इन टर्म्स ऑफ सेकंड आ जाएगा। दूसरा था कि हाफ लाइफ टाइम बताओ भाई क्या होगा, तो हमने भाई ठीक है हम जानते हैं हाफ लाइफ टाइम इज 0.693 बाई के हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो मैंने कहा 0.693 और के की वैल्यू मैंने कहा कितनी है 4.606 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर है। और जैसा कि आप सॉल्व करके बता रहे हो, बोलो भाई हाफ लाइफ कितना आ रहा है?
हाफ लाइफ 1.5 मिनट आ रहा है क्या भाई? बोलो। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा 0.693 डिवाइडेड बाई 4.606, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.15। मेरे हिसाब से 15 मिनट आ रहा है कि मैंने कोई कैलकुलेशन गलत किया। 0.693 डिवाइडेड बाई 4.606 इंटू 100, तो 15 मिनट आ रहा है। एक बार देखो, क्या कोई और वेरीफाई करो इस बात को। मेरे हिसाब से हाफ लाइफ जो आ रहा है 15 मिनट आ रहा है। हाँ भाई, किसी और को भी आंसर मिला कि 15 मिनट वाला? 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूले में रख दो। तीसरा मुझसे कहा कि भाई रिएक्शन का रेट बताओ। तो हम क्योंकि ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसलिए मैंने कहा इसका रेट लॉ यही लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो मैंने कहा मुझे रेट कैलकुलेट करना है कि मुझे मालूम है 4.606 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर है। और उसने कहा कि जब कंसंट्रेशन 5 हो तो ठीक है, हम कंसंट्रेशन की वैल्यू 5 रख देंगे। तो मैंने कहा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू शायद हमारे पास में 2.303 इंटू 10⁻⁻1 मोलर मिनट के टर्म्स में आ जाए, मिनट इक्वल्स। तो वही हमसे पूछे जा रहे थे, हम तीनों बातें बता दिए कि भाई हमारे लिए तीनों बातें क्या क्या रहे। ठीक है भाई, बोलो, मुझे बताओ आपको कोई अगर एतराज है ऐसी बात से तो। मतलब मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आराम से सॉल्व कर दिया करेंगे। चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आप लोगों से। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड for complete disappearance of reactant for first order kinetics। ठीक है, मैंने कहा हमने जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ले रखा है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए। तो आपने डायरेक्टली याद किया होगा, ऐसे मैं क्या ही मतलब मैं जो है कहूँगी नहीं, मैं ऐसे गिनाऊंगा कि मैं काउंट कराऊंगा, सभी ने याद किया होगा मेरे हिसाब से तो। क्यों भाई, सभी को याद है इनफाइनाइट टाइम लगेगा? बिल्कुल। मैंने कहा किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, हमने पढ़ा है, वो कंप्लीट होते ही नहीं है। इवन अगर हम चाहे फॉर्मूले में रख लें, वहां से भी हम देखेंगे log 1/0 आ जाएगा। मैंने कहा 1/0 मतलब इनफाइनाइट की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं उसमें इनफाइनाइट टाइम। ठीक है भाई, चलिए तो आप एक बार यहाँ तक देख लीजिए।